प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसको रचा और गढ़ा है हमारे ही समूह के एक सदस्य निखिल श्रीवास्तव ने। इस लघु नाटिका के माध्यम से हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि क्या एक जीव की जैविक अक्षमता उसकी सामाजिक अक्षमता का कारण बन सकती है? कि क्या समाज ये निर्धारित कर सकता है जो व्यक्ति जैविक रूप से अक्षम समाज द्वारा माना जाता है, ध्यान दीजिए, समाज द्वारा माना जाता है नहीं, वह सामाजिक रूप से भी अक्षम है? क्या एक व्यक्ति की जैविक अक्षमता उसकी शैक्षणिक क्षमता को निर्धारित कर सकती है? क्या उसकी जैविक क्षमता निर्धारित करती है कि वह शैक्षणिक शिक्षा ग्रहण कर सकता है या नहीं? वह कितना शिक्षित हो सकता है और कितना नहीं? यही प्रश्न हमारे मन में है और इनके उत्तर इस लघु नाटिका के माध्यम से हम आपको देना चाहते हैं। इस लघु नाटिका का कथानक एक परिवार से प्रारंभ होता है, जहां एक परिवार की छोटी नन्ही मासूम जान जन्म लेती है और समय का पहिया अपनी गति से बढ़ते बढ़ते उसके जैविक लक्षण देखा जाता है। जैविक लक्षण होते हैं एक किन्नर सुनते ही समाज के सारे काम खुल जाते हैं, सारा मुंह खुल जाता है, बोलता है जी क्या कर दिया, क्यों कर दिया, और पाल कैसे रहे हो? इन तानों को सुनते ही बेचारा परिवार एक कठोर एक ठोस निर्णय लेने पे मजबूर हो जाता है। आइए देखते हैं पहले दृश्य में कि वह निर्णय क्या है। ललिता, ये तो मानना पड़ेगा कि आप हम इसे अपने साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इसका भविष्य कुछ भी नहीं, और अगर हम इसे बनाते चले तो हमारे भविष्य का क्या? इसलिए तुम भी मेरी बात मानो और इसे मैं छोड़ आते हैं। मैं कैसे आबादी रहूं जो अपने बच्चे को समाज के निम्न कार्यों से अपने आनंद से दूर करना पड़ता है। जब तक मानव समाज इन सामाजिक समूहों को हेता की दृष्टि से देखेगा, जब तक मानव समाज इन सामाजिक समूहों को एक दृष्टि से नहीं देखेगा, तब तक मानव समाज कितनी ही उन्नति क्यों ना सुनिश्चित कर ले, वह उन्नत नहीं कहलाएगा। ये सामाजिक समूह कोई जातीय वर्ग हो सकता है, एक विकलांग वर्ग हो सकता है, या यहाँ तक कि एक किन्नर समाज भी हो सकता है। जैसा कि आपने देखा, समाज के कोरों से प्रभावित होकर एक परिवार को कितना कठोर निर्णय लेना पड़ा। आइए देखते हैं उस बेचारी नन्ही मासूम जान के साथ क्या होता है। इसका तन देखो, बदन देखो, ये हमारी प्रजाति है। हाँ, कहते तुम सही रही है। इसका अर्थ ये है कि वे लोग से किन्नर छोड़ गए। हाँ, आज भी समाज में उनकी जगह को किस तरह से देखते हैं, जानती हो जरा। जैसा तुम कह रही है, अगर वैसी ही बात है तो समझाने की जरूरत है इन पागलों को। अफसोस होता है समाज के इस पागलपन पर, और खुशी होती है खुद को देखकर कि हम इन पागलों के पागलपन में शामिल नहीं हैं। अरे तू चिंता मत कर, आज से तू हमारी पहचान है, तू हमारी सदा है, तू हमारी दुआ है। समाज के लिए तू होगी किसी की जाति थी, पर हमारे लिए तू हमारी पिता है। अरे राम जी से पूछे किन्नर समाज के साथी पिता को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं। दृश्य 2 में किन्नर का घर है। तू सोई गई
मुझे पढ़ना है सरदार। क्या कागज लिखने की बात कर रही है? मुझे पढ़ना है मामा। दोबारा उसी कीचड़ में जाना चाह रही है, शादी भी निकल के आई है। ऐसी बात मत करो सरदार। समाज कीचड़ नहीं है, समाज में बस खराबी आ गई है। आज समाज गलत रास्ते पर है कि हमें इज्जत नहीं देता। सरदार, इस कीचड़ में सभी लोग बेकार नहीं है। ये समाज अच्छा समाज बन सकता है। अच्छा, हमसे ज्यादा देख लिया है तूने समाज को, बहुत ज्यादा बोल रही है। तुम मेरी बात ध्यान से, कभी किसी जंगल में रहने वाले शेर को किसी गांव की गरीब की जरूरत पड़ती है। सरदार, तभी तो जंगल का शेर सिर्फ जंगल का ही शेर बनकर रह जाता है सरदार। अरे तू मेरी बेइज्जती कर रही है। इसने मेरा दिल दुखा दिया, दिमाग दुखा दिया, मन दुखा दिया, तन दुखा दिया। पागल कहीं। सरदार, आप कभी स्कूल गए हो? फिजा के इस प्रश्न ने सरदार के मानस पटल पर एक निशान छोड़ दिया। इस निशान ने सरदार को सोचने पर मजबूर किया और एक निर्णय बनाया। आप देखते हैं क्या? फिजा, तुझे पढ़ने जाना है, हाँ या ना? हाँ सरदार। मंजरी, जी सरदार। इसका सामान बांध और इसे पढ़ने भेज। ये लो, जाओ अच्छे से पढ़ा। अच्छे से पढ़ा, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ा। जैसा कि आपने देखा, फिजा ने अपने समाज के रीति रिवाजों से थोड़ा हटकर शिक्षा को ग्रहण करना चाहा। उसको पता था कि शिक्षा ही एकमात्र वह अस्त्र है जो उसको मुख्य धारा के समाज के सामने ला सकता है। इसीलिए उसने शिक्षा को ही अपना ध्यान समझा और अपनी दिशा देखी। उसने माना कि हम शिक्षित होकर ही आगे बढ़ सकते हैं। उसको इस बात का पता था कि जन सामान्य उसको कितना भला बुरा सुनाएगा, कितना बुरा व्यवहार करेगा, किंतु फिर भी उसने इन सब चीजों को दरकिनार किया और शिक्षा ग्रहण करने विद्यालय चली गई। अगला दृश्य उसकी पहली शिक्षा है। नमस्कार बच्चों। नमस्ते सर। तो देश दुनिया की बातों को छोड़िए और अब हम अपनी कक्षा प्रारंभ करते हैं। जी सर। मैंने आपको कभी कक्षा में देखा नहीं। कैसे? सर, आपका मतलब मैं पढ़ने के लिए आया हूँ सर। अरे देखो देखो, पढ़ने आए हैं ये, अब मांगने आगे पढ़ने आने लगे। बड़ा ही गजब टाइम आ गया है। शांत हो जाइए सब। आप सभी इसका मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मैं तो सिर्फ इससे यहाँ आने का कारण पूछ रहा था और आप बेवजह से मजाक उड़ाने लगे। किसी का यूं बेवजह मजाक उड़ाना होने की बात नहीं होती। मैं आप सभी को एक बात बता देना चाहता हूँ, हमारी पहचान कुछ भी हो, किसी व्यक्ति की क्या पहचान है इससे अंतर नहीं पड़ता, जबकि यह महत्वपूर्ण है कि वह आगे जीवन में क्या कर पाएगा। और आप सभी इसको माफ कर दीजिए। नहीं, ठीक है। समय का पहिया अपनी गति चलता है। आज फिजा ने अपनी स्कूल की शिक्षा पूरी की। वह अपने समाज के साथियों से मिलने वापस आई, जहां वह अपने स्वभाव में कुछ बदलाव महसूस करती है। वहीं अपने साथियों से आइए देखते हैं कि बदलाव क्या है। अरे मैं तो चली मिलने सबको बदलने, मैं तो चली मिलने सबको बदलने। पढ़कर आइए, चल बात करें। चल हम तो देखें कि आप इतनी रुमाल की आई हो। तू आ गई है। तू आ गई है। ये तो काला की उम्र में से काले बिगाड़। क्या मुझे लड़ाई हूँ। दिखाओ
कोई किसी की कमजोरी का मजा लेता है तो कोई किसी के दुख का मजा लेता है, पर गंभीरता से सोचिए, असली मजा उसी में है जो हम सभी को खुशियों का मजा दें। सही बात है, और ये बताना सरकार है हमारी सरकार को पूरी हो गई, पूरा हो गया उसकी अरे ये क्या कह रही है कमला, चुप कर, ऐसे करते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, चलो चलो सरदार, क्या हुआ सरदार? पिता तुम मेरे पास आकर इधर है। हाँ सरदार, क्या हुआ सरदार? अब हमारे पास ज्यादा गेम नहीं है। नहीं नहीं सरदार, क्या हमारे पास हम जो मैं बोल रही हूँ, जिस तरह मेरे मरने से पहले ये चारों तरफ लोग करता है, उसी तरह तेरे मरने से पहले तेरे चारों तरफ लोगों का हुजूम होना चाहिए। औकात बनती नहीं पिता, औकात बनाई जाती है। तू औकात बनाएगी ना पिता, तू औकात बनाएगी ना पिता। हाँ सरदार, सरदार मैं आपसे ये वादा करती हूँ कि मैं अपने इस किन्नर समाज का नाम, अपने इस किन्नर समाज का नाम जीवन भर रोशन करूँगी। सरदार के इन लफ्जों ने फिजा के मस्तिष्क पर ऐसा निशान छोड़ा कि उसने इस निशान को अपना उद्देश्य मान लिया, और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने जो साधन चुना वो था राजनीति। क्योंकि राजनीति ही एक ऐसी चीज है जो आपको प्रतिनिधित्व कर सकती है, यही आपको शक्ति दिला सकती है। जिस उद्देश्य को पाने के लिए उसने एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया। एक रोज वह अपनी पार्टी को संबोधित करते हुए कहती है कि हम हैं किन्नर, पर भटकेंगे नहीं नजर। ये धुआं लेने के लिए तो पैर छूते हैं, पर वैसे हमें कहते हैं हिजड़ा किन्नर। ये कोई तरीका है? कोई कहता है क्लास में बैठती है तो शर्म आती है मेरे बगल में। ये तो साथियों, हम सभी अपने समाज को सुधारने के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए प्रयास करेंगे। मेरे पुरुष भाई, मेरी महिला बहनें जो जो पार्टियां चला रही हैं, आप सभी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु हमारे लिए आप सभी महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि हमको सम्मान नहीं मिला, इसीलिए हम आप सभी को सम्मान देंगे। जिस तरह एक रोटी की कीमत केवल एक भिखारी समझता है, क्योंकि वो दाने दाने के लिए मोहताज होता है, उसी तरह सम्मान की कीमत हम समझते हैं, क्योंकि हमें जीवन भर सम्मान नहीं मिला। तो इसीलिए आप लोग भी आइए और ना सबको एक बार मौका दीजिए। अरे हमको तो एक बार मौका दे दीजिए। जीतेंगे जीतेंगे जैसा कहा जाता है समय किसी के लिए नहीं रुकता, सेम था फिजा के। समय अपनी गति से चलता रहा। फिजा ने राजनीति के क्षेत्र में कई उन्नतियां हासिल की, कई बार चुनाव जीते, प्रतिनिधित्व किया, किंतु आज उसका जीवन अपने अंतिम मोड़ पर है। एक जीव के रूप में आज वह अपना जीवन समाप्त कर रही है। उसके अंतिम लफ्ज हैं बस यारों, अब मैं भी बस मैं भी हंस कर चलती हूँ। मैंने अपनी सरदार से वादा किया था कि मैं अपने जीते जी इस किन्नर समाज का नाम रोशन करूंगी। आप सभी अपनी अपनी उड़ान की संभावनाएं खोजते रहेंगे। मुझसे वादा कीजिए, आप सभी इस किन्नर जाति का नाम
अपने सभी और भी ऐसे समाज जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, ऐसे समाज के साथियों का प्रयास करेंगे कि उनको भी समाज में उच्च स्थान प्राप्त हो सके, ताकि सब समाज की मुख्य धारा में जुड़ सके। आप सभी मुझसे वादा कीजिए कि आप सब अपनी बेहतरी के लिए, अपने देश की बेहतरी के लिए, अपने समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़ेंगे। किसी को ये कहने का अवसर नहीं देंगे कि एक किन्नर है तो इन्हें कुछ करना नहीं आता। दुआ लेते हो भर भर के, छूते पैर हो किन्नर के, दो दर्जा बराबरी का तुम लोगों चलो जरा। आज पिता ने एक जीव के रूप में अपना जीवन जरूर त्याग दिया, किंतु एक चेतना के रूप में वह सदैव जीवित रहेगी। वह हमें सिखाती रहेगी कि समाज आपके सामने कितने ही रोड़े क्यों ना प्रस्तुत कर दे, ये आपका विवेक, आपका धैर्य है जो आपको उन रोड़ों को पार करने में मदद करेगा। आप जितने विवेकपूर्ण रहेंगे उतने ही आपकी प्रगति की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। ये सिखाती रहेगी कि प्रगति की संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, बस उनको ढूंढना जरूरी है। इसी के साथ मैं अपने समूह की वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।